हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। थोड़ा आज लेट हो गए क्योंकि ये जो फीडिंग वगैरह रहती है ये मुझे खुद से ही करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो कल हमने 4 टॉपिक आपको पढ़ाए थे: पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, तो उसी से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के हैं, तो जिनके पास बुक्स हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, थ्योरी को भी रिवाइज कर लीजिए। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस आज कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ठीक है, मैंने जैसा कल बताया कि कई वैज्ञानिकों ने मतलब इसमें रिसर्च की गई है कि क्रस्ट मेंटल कोर कि कैसे कैसे किस जो है गहराई तक कौन कौन सी कोर है। तो इसके बारे में जो सबसे ऑथेंटिक जो है अभी तक मिली जानकारी किसके जरिए मिली है। जो भूकंप विज्ञान होता है, भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफी, ठीक है, तो उसके जरिए ही हमको इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी मिली है कि आंतरिक संरचना पृथ्वी की कैसी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भूकंप विज्ञान। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत भी होती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दूँ और वीडियो जो है थोड़ा छोटा ही बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। मैंने कल बताया था कि मेनली जो है मेनली 3 परतें रहती हैं। ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं, जैसे क्रस्ट। ठीक है, दूसरी हो जाएगी मेंटल, तीसरी हो जाती है कोर। ठीक है, इसमें आपका सियाल हो जाएगा, इसमें सीमा हो जाएगा, इसमें आपका निफे। ठीक है, सिलिकॉन एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, निकिल और आयरन हो गया। ठीक है, तो इनका तीनों को विभाजन किसने किया था, किसने ये बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वेस। एक स्वेस नाम के वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने ही जो है ये कैटेगराइज किया था। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर यानी सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है धरातल क्रम क्वेश्चन जो है इसमें यही पूछा जाता है कि क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, इसको दे देंगे जैसे क्रस्ट मेंटल कोर, इसका ये क्रम रहता है केंद्र से सॉरी ऊपरी सतह से केंद्र की तरफ, इसका ये सीरीज रहती है क्रस्ट मेंटल कोर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता है। यानी भूपृष्ठ में किस परत की कौन सी जो है चट्टानों की अधिकता है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा वो हो गया है, इसमें आप लिख सकते हैं ये कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों की किस परत में, बेसाल्ट, यहाँ जो विशाल है ये गलत लिख दिया है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ठीक है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो सीमा, जो सीमा होता है आपका सियाल के बाद सीमा होता है, तो सीमा में जो है भूपृष्ठ में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता सीमा में होती है। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है। यहाँ पे ये निकिल है। ठीक है, अभी मैंने बताया था सियाल, सीमा और निफे, तो निकिल और आयरन की कहाँ में प्रधानता हो जाएगी आपकी, कोर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि स्वेस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैटेगराइज किया था, तो उन्होंने इसका नाम भी दिया होगा स्वेस ने। ठीक,
पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, मेंटल हो जाएगा ये। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। चुंबकीय पदार्थ केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निफे, यानी निकिल और आयरन। ठीक है, दूसरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका? निकिल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्विस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था, उनकी वजह में क्या नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का था, तो इसमें क्रस्ट मेंटल कोर होगा। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर होगा, और चौथा एक ऑप्शन जो दिया था वो नहीं होगा। ठीक है, हमको याद रखना है कि क्रस्ट मेंटल कोर 3 भागों में जो है स्विस ने जो है बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये स्थल मंडल क्या होता है? हमारा जो पृथ्वी के जो ऊपर होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ठीक है, वैसे नॉर्मली तौर पे 4 जो रहते हैं पृथ्वी में, जैसे स्थल मंडल एक हो गया। ठीक है, नंबर 1 में तो ये स्थल मंडल हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा? जल मंडल होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा? वायुमंडल। ठीक है, चौथा क्या होता है हमारा? जैवमंडल। ठीक है, 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ओके, तो ये हमारा ये पृथ्वी का जो है, हमारा जो ऊपर वाला भाग होता है पृथ्वी की बाह पपड़ी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऊपरी भाग में क्योंकि सभी आ जाएंगे, और स्थल मंडल से हमारा मतलब केवल जमीन से है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पृथ्वी का ऊपरी भाग नहीं होगा। ऊपरी भाग में फिर पूरा ऊपर का आ जाएगा, तो इसका बाह पपड़ी होगा इसका। ठीक है, इसका पपड़ी से यानी ऊपर का जो हिस्सा है जमीन, उससे रिलेटेड है। बाह पपड़ी इसका आंसर हो जाएगा। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? यानी जो बाह पपड़ी की मोटाई है वो लगभग कितनी मापी गई है? तो ये हमारी लगभग 100 100, ठीक है, 100 हमारी किलोमीटर है। ठीक है, लगभग कितनी है ये? 100 किलोमीटर। कल हमने जो है दिखाया था आप लोगों को। यहाँ पे ये देखिए, जो क्रस्ट होता है लगभग हमारा 100 किलोमीटर का लगभग ये होता है ऊपरी परत। ओके, तो 100 किलोमीटर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेंटल होता है 2900 किलोमीटर तक, फिर हमारा आउटर कोर 5100, फिर ये 6378 तक हमारा इनर कोर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वेरिस्फेयर, ये अच्छा क्वेश्चन है कि वेरिस्फेयर और किसको बोला जाता है? तो ये हमको याद रखना है कि वेरिस्फेयर पर जो सबसे आंतरिक परत होती है, यानी कोर, जो आंतरिक परत होती है कोर, तो कोर और क्या बोला जाता है? कोर को जो है वेरिस्फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरिस्फेयर कोर को बोला जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ये मैंने कल करवाया था कि लगभग 32 मीटर जाने पे पर डिग्री सेंटीग्रेड की रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, 32 मीटर अगर हम अंदर जाएंगे तो पर डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री से टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय महासागरीय ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें वो लिख गया है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? यहाँ सत्ता नहीं, यहाँ पे सतह है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेसाल्ट।
ये में याद रखना है कि महासागरीय जो है निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट। और बेसाल्ट किसका, कौन सी चट्टान है ये, बेसाल्ट हमारी किस तरह की चट्टान है, बेसाल्ट हमारी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, तो ये आग्नेय चट्टान जो होती है हमारी, जैसे आग्नेय होती है, फिर अवसादी, फिर रूपांतरित, तो ये आग्नेय चट्टान के प्रकार है बेसाल्ट चट्टान। स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है, ठीक है। तो स्थल मंडल में आपका मेनली क्या क्या हो जाता है, इसमें तीन चीजें होती हैं, ऊपरी भूपटल, ठीक है, प्लस निचली भूपटल, अभी हमने दिखाया था आपको, प्लस मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ये तीन चीज जो है स्थल मंडल में आ जाती हैं, ठीक है। जैसा भी हमने इसमें दिखाया था आपको, फिगर में भी दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ऊपरी प्रॉपर्टी जो है ये हो गई, ठीक है। और ये मेंटल का जो है ऊपरी वाला भाग हो गया, और निचली भूपटल, तीनों मिला के क्या हो जाता है हमारा स्थल मंडल हो जाता है। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रस्ट के बाद मेंटल, ठीक है, जो मेंटल होता है उसको क्या कहा जाता है, व्हाइट ऑफ अर्थ। याद रखना, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। तो किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो मेंटल को जो है व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है, मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो सियाल, हमने सियाल के बाद क्या आ जाएगा, सीमा, तो सिलिकन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक, इसको मैग्नीज ना पढ़ देना, सिलिकन और मैग्नीशियम, ठीक है। कम से कम 30 तक जो है हमको ये नाम याद रखिए। सिलिकन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 14, और मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम 15 होता है, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन सिलिकन का 14 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसी का प्रतिशत होता है, जो मेंटल का रहता है वो लगभग 83% रहता है। 83% जो है आपका जो है मेंटल का रहता है, ठीक है। वहीं पे क्रस्ट का कितना रहता है, क्रस्ट का आपका केवल 0.5% रहता है, और जो बचता है वो कोर हो जाता है, ठीक है। कोर का कितना जाता है, लगभग 16%, ठीक है। ये आपको डाटा याद रखना है, सबसे कम क्रस्ट का, फिर मेंटल का, फिर कोर का, और सबसे ज़्यादा जो है मेंटल का, ठीक है। आइए थोड़ा सा, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी के कोर में निफे होता है, निकिल और आयरन, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। निकिल और आयरन तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है, ठीक है। ताप बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है, आपका दाब, क्योंकि दाब रहता है, दाब प्लस, और रेडियो एक्टिव वहाँ विखंडन, रेडियो एक्टिव तत्व भी जैसे अभी बताया, रेडियो एक्टिव तत्व के सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता है, तो उनके कारण भी रेडियो एक्टिव तत्व का जो विखंडन होता है, एक तो कारण ये हो गया, एक तो दाब हो गया, ठीक है, दूसरा रेडियो एक्टिव तत्व का जो विखंडन होता है वो हो गया। ये दोनों जो है तापमान की वृद्धि का कारण है, ठीक।
गहराई में वृद्धि के अनुसार भूपटल की विभिन्न पदों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर परत, इसमें ऑप्शन थोड़ा नहीं लिख पाए हैं, तो सबसे पहली परत रहती है आपकी परतदार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहती है, ग्रेनाइट, और फिर इसके नीचे जो रहती है उसके नीचे क्या रहती है, बेसाल्ट। ठीक है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों किसके हैं, पार्ट हैं, आग्नेय चट्टान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आग्नेय चट्टान को प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा परतदार ऊपर रहेगी, फिर ग्रेनाइट रहेगी, फिर बेसाल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, और फिर लोहा होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो ऑक्सीजन हो गया। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व तो आपका एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, अब तो आपका लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूपृष्ठ में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाएगा तत्व, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से मोहों, हमने कल जो पढ़ाया था तीन तरह की जो है असंबंधता, कौन कौन सी असंबंधता पढ़ाई थी, तो तीनों तरह की असंबंधता थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपकी पहले इसमें हमने क्या बताई थी, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी को जो है सही से लिख नहीं पाया, मोहोविसिक असंबंधता। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में होती है, एक क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। अब फिर मेंटल आ गया। ठीक है, तो मेंटल और कोर, मेंटल और कोर। ठीक है, तो मेंटल और कोर के बीच में क्या पाई जाती है, और कोर को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऊपरी कोर और निचली कोर, ये ऊपरी कोर है। तो मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग विसार्ड, गुटेनबर्ग विसार्ड असंबंधता। ठीक है, ये ऊपरी कोर हो गया, और ऊपरी कोर और निचली कोर, ये निचली कोर है। ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में ये जो पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MgL, आप इसको ऐसे याद रखिए, MgL। ठीक है, तो मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में हो जाएगी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग किसके बीच में हो जाएगी, मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में हो जाएगी, ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी की गहराई लगभग कितनी होती है, धरातल से मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है, धरातल से हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी कितनी होती है, 30 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर, इससे बना है। तो जो कोर जो है, हमने बताया था कि निकिल और आयरन होता है, लेकिन नॉर्मली अधिक क्या होता है, आयरन। तो आयरन से बना जो कोर है जो हमारा, ये जो है आयरन से बना है, क्योंकि आयरन ज़्यादा होता है। ठीक, मिश्रित धातु से बनी धरती की परत क्या, धरती की परत कहलाती है। ठीक है,
मिश्र धातुओं सियाल सीमा निफे, ठीक है, जैसे हमारी सिलिकॉन एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, फिर सीमा सिलिकॉन और हमारा ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फिर ये निकिल और आयरन हो गया। तो धरती की परत क्या कहलाती है, ठीक। तो इसमें जो है हमारा मिश्र धातु, तुम्हारे मिश्र धातु क्या जाएंगे, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धातुओं सिलिकेट। इसमें सिलिकेट, इसमें दरअसल जो ऑप्शन दिया गया था उसमें सिलिकेट शब्द था, ठीक है, सिलिकेट जैसे आ जाएगा तो फिर ऑप्शन ही, क्योंकि सिलिकेट से तो दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें पूछा जाएगा इस तरह कि मिश्रित धातु सिलिकॉन एल्युमिनियम से कौन सी परत बनी है, या मिश्रित धातु सिलिकॉन मैग्नीशियम से कौन सी बनी है, ये पूछा जाएगा कि मिश्रित धातु निकिल आयरन से कौन सी बनी है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को हम मिला देते हैं तो जो है हमारा मिश्र धातु वो कहलाती है। तो जैसे बोलेगा सिलिकेट से कौन सी बनी है, तो सियाल सीमा दोनों हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन में जो केवल सियाल था तो हमारा आंसर जो है सियाल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन चट्टान के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है, ठीक है। तो इन खनिजों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आसान याद रखना, जब 2000 खनिज पाए जाते हैं लेकिन 20 केवल 20, ठीक है, केवल 20 ही से जो है हमारी चट्टानों की रचना हो पाती है। तो ये आपको फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों क्या कहते हैं। कल हमने बताया था कि जो है लावा के जमने से, मैग्मा के जमने से जो है कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है, ठीक है। और इसको प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं, आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये हमारे लावा के जमने से चट्टान बनती है, मैग्मा के जमने से, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। प्राथमिक चट्टान, हमारी प्राथमिक चट्टान भी किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। आग्नेय शैल क्या कहलाती है, इसका भी आंसर आपका वही हो जाएगा, प्राथमिक, प्राइमरी, मौलिक, ठीक। आगे क्वेश्चन देते हैं, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा है कि निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक चट्टान कौन सी प्राचीन है। तो सबसे जो है मैग्मा से अगर ये बनी है, ठीक है, मैग्मा से अगर बनी तो सबसे पहले जो है अंदर मैग्मा ही रहा होगा, तो इसीलिए जो है आग्नेय चट्टान हो जाएगी प्राथमिक, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं औषधि चट्टान क्यों नहीं हुई पहले, ठीक है, क्योंकि औषधि चट्टान जो है चट्टानों के टुकड़ों और जीव जंतुओं वनस्पतियों के दबने से बनी है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह है, तो पहले लावा, जैसे धरती पहले कहते हैं कि एक जो है गोले का जलती हुई आग का गोला थी, ठीक है, यानी पहले लावा मैग्मा ही रहा होगा, तो इसलिए जो है पहले आग्नेय चट्टान सबसे पुरानी है, और फिर जीव जंतु वनस्पतियों के दबने से जो चट्टान बनी उसको औषधि चट्टान कहते हैं, तो इसलिए औषधि सेकेंड हो जाएगी। आग्नेय चट्टान किससे बनती है, तो हमने बताया था गर्म लावा के ठंडे लावा से बनती है। तो जब गर्म लावा हमारा ठंडा हो जाता है तो कौन सी चट्टान बन जाती है, गर्म लावा के ठंडे होने से, ठीक है, आग्नेय चट्टान बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है, ठीक। तो इसका तो आंसर भूकंप है, ठीक है, शायद भूकंप का इसमें कोई क्वेश्चन आ गया है। तो मापन जो है भूकंप का सही से मापन नहीं हो पाता है, और भूकंप किस स्केल पे नापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे, ठीक। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, इसमें तीव्रता बताती है। वहीं पर जो मार्केली स्केल होता है, मार्केली स्केल, उस पर जो है मैग्नीट्यूड, परिमाण बताता है ये, और ये क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है, ठीक है, लॉगरिथमिक होता है ये,
इसमें लॉगरिथमिक पैमाना होता है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट हमारी किस तरह की चट्टान है? हमारी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान है, लेकिन जो है इसमें जो है आंसर क्वेश्चन उस तरह का था, इसे प्लूटोनिक चट्टान भी इसको बोलते हैं, प्लूटोनिक, यानी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है ये। तो प्लूटोनिक चट्टान की तरह इसकी गणना की जाती है ग्रेनाइट की। ओके, अगला क्वेश्चन है, विशाल आकार की गुंबदनुमा आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आग्नेय चट्टान के कुछ और प्रकार थे, तो उसमें मैं बता देता हूं। जो बैथोलिथ रहता है, बैथोलिथ आग्नेय चट्टान ही के प्रकार है, बैथोलिथ। ठीक है, तो बैथोलिथ जो हमारा होता है ये गुंबदाकार होता है। इसी का दूसरा रूप है एक लैकोलिथ, लैकोलिथ। लैकोलिथ, लैकोलिथ को जो है छतरी नुमा होता है ये। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? फैकोलिथ। ठीक है, फैकोलिथ क्या है? लहरदार है आपका। और आपका एक लेपोलिथ है। थोड़ा बुक से आप देख लीजिएगा। लेपोलिथ जो है आपका होता है ये तस्तरी नुमा होता है। एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो बैथोलिथ आपका गुंबदाकार होता है, लैकोलिथ छतरी नुमा होता है, फैकोलिथ लहरदार और लेपोलिथ तस्तरी नुमा। ठीक है, अग्नि चट्टान ही के प्रकार होते हैं ये। फिर जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? हमने बताया था भी कि जो है ये अवसादी चट्टान होती है, जो चट्टानों के टुकड़े जीव जंतुओं वनस्पतियों के दबने से जो है बहुत दिनों तक दबे रहते हैं, तो ये इस प्रकार की चट्टान बनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। इसमें खनिज तेल पाया जाता है, खनिज तेल इसी में पाया जाता है। और इसके जो है आपके कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे औषधि चट्टान के? आपको सबसे इसका मेन एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा जो है आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किससे बना है? हमारा बलुआ पत्थर ही से बना है। ठीक, और बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित होता है? क्वार्टजाइट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित होता है? क्वार्टजाइट में। ठीक है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है औषधि चट्टान का सेल, सेल किस में जो है रूपांतरित होता है? स्लेट में। ये बहुत क्वेश्चन आता है मिलाने के लिए। फिर तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर तो औषधि चट्टान हो गई, ये रूपांतरित किस में हो जाता है? संगमरमर में। ठीक है, देखते घरों में संगमरमर लगाया जाता है, संगमरमर में। ठीक है, और हमारा एक है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ये किस में रूपांतरित होता है? ये एंथ्रेसाइट कोयला में रूपांतरित। मतलब जो कोयला होता है वो आपका औषधि चट्टान ही होता है। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। और इसमें आपका जो है नमक की चट्टान सिलखड़ी। ठीक है, इसमें जो है नमक की चट्टान जो आपने देखा होगा, नमक, नमक की चट्टान सिलखड़ी भी औषधि चट्टान का एग्जाम्पल है। ओके, और जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष, तो आपका यह औषधि चट्टान हो गया। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो
आग्नेय चट्टान और रूपांतरित आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान, 3 तरह की चट्टानें होती हैं। लेकिन सर्वाधिक भाग पर कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान नहीं, आग्नेय चट्टान तो अंदर होगी और ऊपर जो है आपकी औषधि चट्टान ही मैक्सिमम होगी। तो इसलिए औषधि चट्टान का सबसे ज़्यादा होता है। वो कितना होती है? 75%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 75% भाग पे हमारी औषधि चट्टान रहती है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि सेल से ढका है? ठीक है, तो ये 75% ही हो गया आपका, 70% ढका है। ये अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में औषधि सेलों का योगदान कितना है? ठीक है तो 75% जो है सारे उसमें भूभाग में, लेकिन जो बनावट है, ठीक है, भूपृष्ठ की बनावट में इसका योगदान केवल 5% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितना परसेंट है? 75%, लेकिन जो बनावट में इसका योगदान है वो 5% है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि औषधि चट्टान, ठीक है, औषधि चट्टान को परतदार भी चट्टान बोलते हैं, परतदार। ठीक है, और जबकि अग्नि चट्टान में कोई परत नहीं होती है। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा, औषधि चट्टान हो जाएगा। ठीक है, वनस्पतियों तेल, पेड़ पौधे जब काफ़ी दिनों तक दबे रहते हैं तो जो है हमारा खनिज तेल उससे परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिक ऊष्मा और दबाव से औषधि चट्टान। ठीक है, इसका निर्माण काफ़ी दिनों से जो है आपके कुछ टुकड़े और वो सब दबे रहे, तो इससे हमारा किसका निर्माण हो जाएगा? आपका औषधि चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, अभी हमने देखो बताया था, तो बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? आपका क्वार्ट्जाइट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्वार्ट्जाइट में। क्वार्ट्जाइट थोड़ा इंग्लिश जैसे सब लगता है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि मुगलों के बाद अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो मुगलों ने जो है बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला बनवाया, लेकिन परिवर्तित मतलब आगे की तरफ बढ़ना, यानी अंग्रेज आए थे तो किसमें परिवर्तित हो गया? वो क्वार्ट्जाइट में। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है। तो बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्ट्जाइट में। ठीक, चूना पत्थर भी मैंने बताया था, ये भी जो है औषधि चट्टान का प्रकार है। ये किसमें परिवर्तित होता है? आपका संगमरमर में, संगमरमर में। ठीक, चूना पत्थर भी औषधि चट्टान का रूप है। नीस चट्टान किस कोट की है? ठीक है, तो नीस चट्टान किसका रूप किससे चेंज हुई है? ये नीस चट्टान जो है आपकी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान। तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है वो नीस चट्टान में होता है, ये आपको याद रखना। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है? नीस चट्टान में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट आपकी कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट आपकी जो है आग्नेय चट्टान है। तो बेसाल्ट से बेसाल्ट रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है आपका सिस्ट। ठीक है, सिस्ट। तो इसमें बेसाल्ट यानी इसमें बेल्ट है, यानी जैसे किसी को बेल्ट से मारा जाएगा तो सीसी करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेसाल्ट का रूपांतरण किसमें हो जाता है? सिस्ट में। ठीक, और ये हमारी आग्नेय चट्टान है। औषधि सेल का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा द्वितीयक चट्टान हो जाएगी आपकी। ठीक है, द्वितीयक चट्टान भी इसको बोलते हैं, और इसको स्तरित चट्टान भी बोलते हैं, स्तरित चट्टान। द्वितीयक चट्टान भी इसको बोलते हैं। प्लेट और संगमरमर क्या हैं? ठीक है, तो हमारा संगमरमर किससे जो है ये चेंज हुआ है? चूना पत्थर से।
ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे प्लेट नहीं, यहाँ पे स्लेट है। ठीक है। और इस स्लेट जो है किससे हमारा रूपांतरित हुआ है? सिल से। सिल भी हमारी औषधि चट्टान होती है और चूना पत्थर भी हमारी औषधि चट्टान होती है। तो स्लेट और संगमरमर क्या है? हमारी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। आग्नेय चट्टान के क्या क्या उदाहरण हैं? तुम्हारे आग्नेय चट्टान क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है। बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक। और हमारा क्या हो जाएगा? बेसाल्ट, पिग्मेटाइट हो जाएगा, डायोराइट हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं हम। ग्रेनाइट, ठीक है, इसका उदाहरण है आपका। और इसका इंपॉर्टेंट है बेसाल्ट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका गैब्रो। ठीक है। तो ग्रेनाइट किस में चेंज होता है? नीस में। ठीक है। बेसाल्ट, तो बेल्ट से जब मारेंगे तो क्या होएगा? सीसी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बेसाल्ट का हमारा सिस्ट। ठीक है। ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। ठीक है। बिटुमिनस कोयला। ठीक है। ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। और हमने बताया था बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ। ठीक है। सिल, डाइक। ठीक है। ये इनके जो है एक रूप हैं। तो आपके पास बुक होगी तो बुक से जो है इनके उदाहरण आप पढ़ लीजिए। इनके काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। और सादी चट्टानों के क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे? अब हमने बताया था जो है बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, ये हमारे अवसादी चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे। फिर रूपांतरित चट्टानों के क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे? तो सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण तो हमारा यही हो जाएगा, संगमरमर। संगमरमर ये किससे बनता है? हमारा चूना पत्थर से। चूना पत्थर कौन सा है? हमारा अवसादी चट्टान है। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्वार्ट्जाइट है। ये हमारा बलुआ पत्थर से बनता है, अभी उन्होंने बताया था। ठीक है। बलुआ पत्थर से हमारा लाल किला और आगरा किला बनाया गया, लेकिन जब अंग्रेज जब रूपांतरित क्या हो जाए? क्वार्ट्जाइट में रूपांतरित हो गए। ठीक है। इसको याद रखना। ठीक है। मृतसेल है। ठीक है। कौन सा मृतसेल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। क्यों हो जाएगा इसका? क्योंकि जैविक जो है हमारा, जो हमारी औषधि चट्टान है, वनस्पति जैविक दबने से हुई है, तो उसको हम थोड़ा वो मान लेते हैं। और ये जो है मृतसेल हम बोल दें आग्नेय चट्टान, क्योंकि इसमें जैविक का अंश कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। आग्नेय चट्टान हमारी लावा से बनी है, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो है भूकंप के स्टार्ट होते हैं। और भी क्वेश्चन है इसमें, तो इस क्वेश्चन और थ्योरी जो है आप लूसेंट को उससे पढ़ लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा जो है अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ठीक है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तुमको याद रखना है भूकंप, ये भूकंप की उत्पत्ति की जो है व्याख्या करता है पुनश्चात। ठीक है। तो भूकंप की जो है उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति संबंधित पुनर्वसन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें भी देखो अब पूछा गया है। ये रीड एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने ही इस थ्योरी को दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? ये मैंने बताया था, तो भूकंप विज्ञान है, वही सबसे ज़्यादा इसका विश्वसनीय स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से उत्पत्ति हुई भूकंप की, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। और इसके जस्ट जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं भूकंप केंद्र।
इसको क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। और ये जो ईपी सेंटर होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, यदि जहां से उत्पत्ति हुई वहां भूकंप केंद्र फोकस, और जस्ट उसके ऊपर जो है जो सतह पे जो होता है सेंटर उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले यहाँ तरंगे से चलती हैं, तो सबसे पहले ईपी सेंटर पे ही हमारी पी तरंगे पहुँचती हैं। सबसे पहले कौन सी तरंगे, पी तरंगे जो हमारी ईपी सेंटर ही पर पहुँचती हैं। फोकस वही स्थान होता है जहाँ से जो है हमारी सबसे पहले, जहाँ से तरंगे हमारी भूकंप की सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, तो वहीं पे जो है उसको क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं, जहाँ सबसे पहले हमारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र ईपी सेंटर भूकंप का एक बूंद है जो संबंधित है। उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले वहाँ पर पी तरंगे पहुँचती हैं, और ये जो है जस्ट जो है ऊपर होता है। ठीक है, इसे केंद्र हो गया, यहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये भूपृष्ठीय जो है यहाँ पे ये बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा ईपी सेंटर बोलते हैं। ये वही क्वेश्चन है। कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक क्षत पहुंचाती हैं? तो उन्होंने बताया था कल 3 तरंगे होती हैं, प्राइमरी, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी तरंगे और ये एल तरंगे, ठीक है, ये आपकी तीनों माध्यमों में गति करती है, तीनों माध्यम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जो एस तरंगे होती हैं केवल ठोस में, केवल ठोस में। ठीक है, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको द्वितीयक बोलते हैं, इसको तृतीयक बोलते हैं। तो ये जो एल तरंग होती है सर्वाधिक क्षति यही पहुंचाती है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। ठीक है, और जो एल तरंगे होती हैं ये केवल पृष्ठ पे चलती हैं। ठीक है, पृष्ठ पे चलती हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी कैसा शब्द है? जापानी शब्द है, इसकी उत्पत्ति भी जापान में हुई थी, जापानी शब्द है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है तो वही इसका मुख्य कारण है, सुनामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो एक रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं, इसको प्रशांति मेखला भी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको परिप्रशांत महासागरीय पेटी बोलते हैं। प्रशांत महासागर जो हमारा है सबसे बड़ा महासागर है, तो उसके चारों ओर जो है इसको जो पेटी है इसको बोलते हैं परिप्रशांत मेखला, प्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसी में जो है 63% आपके भूकंप आते हैं। इसमें जो है आपका ये जापान, ठीक है, ये जापान हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, ये वाले जो सब देश इसमें आते हैं। ठीक, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, मैंने बताया था। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? इसका भी आंसर आपका जापान हो जाएगा। तरल पदार्थों से ना होकर गुजरने वाली भूकंप की लहर कौन सी है? 3 तरह की होती हैं, PSL। ठीक है, सबसे खतरनाक कौन सी होती है? एल होती है, भूपृष्ठ पर चलती है। पी और एल तीनों माध्यमों में चलती है, जबकि एस केवल सॉलिड में चलती है। ठीक है, इसको एस फॉर सॉलिड से भी याद रखना है। ठीक, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, ठीक है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, उसमें रिएक्टर एक स्केल होता है और मार्केली एक स्केल होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफी किसके, ये भूकंप हो जाएगा इसका आंसर। और सिस्मोग्राफी जो है किसको कहते हैं? सिस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान को कहते हैं। जो भूकंप विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी। समान भूकंप की तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले क्षेत्रों को
मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सेम इंटेंसिटी है, सेम इंटेंसिटी यानी समान तीव्रता है, तो उसको अगर दो जगहों पर समान भूकंप आया, समान तीव्रता है, तो उसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समभूकंप रेखा। तो याद रखिएगा, समभूकंप रेखा, ठीक है। और वहीं पे जो अगर एक साथ अनुभव किया जाए, दो ऐसे स्थान है जहाँ पर एक साथ भूकंप आया है लेकिन उनकी इंटेंसिटी बराबर नहीं है, एक साथ अगर भूकंप आया है एक ही टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं सहभूकंप रेखा। सहभूकंप। अब देखिए इसके वर्ड ही इसकी डिफिनेशन सुनिए। सम, सम यानी बराबर, ठीक है, यानी बराबर इंटेंसिटी। सा माने साथ, यानी साथ में आए तो सहभूकंप रेखा। सम यानी बराबर इंटेंसिटी का, तो समभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये वही क्वेश्चन जो मैंने बताया है, एक साथ अनुभव किया जाता है तो क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा सहभूकंप रेखा। भूकंप का क्या कारण है? तो मेनली जो अभी विज्ञानियों ने जो पता किया है, भूकंप का जो है मेन कारण अब टेक्टोनिज्म, प्लेट विवर्तनिक में पढ़ाएंगे हम आगे। जो टेक्टोनिज्म होता है, जो प्लेटें होती हैं ऊपर नीचे प्लेटें जो खिसकती हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिज्म, ठीक है। भूकंप का क्या कारण है? टेक्टोनिज्म। इस सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र, जो कुल भूकंप कितना परसेंट आया, ये मैंने बताया था। जो परिप्रशांत जो पेटी है, प्रशांत महासागर के चारों ओर फिलीपींस, जापान जैसे कई देश आते हैं, वहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो इसको, इसमें कितना परसेंट भूकंप आता है? तो 68% जो है, 68% भूकंप यहीं पे आता है, ठीक है। और ये जो प्रशांत महासागर, ये परिप्रशांत, ये जो घाटी है, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश आते हैं, आप ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन कई थे। तो जो सुनामी होती है, सुनामी, सुनामी आपके समुद्र के अंदर जो है घटित होती है, ठीक। सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? यहाँ पे ज्वालामुखी का यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है, तो सुरक्षा वाल्व कहते हैं ज्वालामुखी को। आपने देखा होगा कि जैसे कुकर रहता है, उसमें ढक्कन के ऊपर जो है, ये जैसे ढक्कन रहता है कुकर का, यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। यानी अंदर, जैसे मान लीजिए अगर जो कुकर की सीटी रहती है, अगर उसमें कुछ छिंक जाए, अगर वहाँ से गैस ना निकल पाए, तो अब ये सेफ्टी वाल्व रहता है, इसके द्वारा जो है गैस हमारी निकल जाती है, तो हमारा कुकर फटने से बच जाता है। तो इसलिए जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर, क्योंकि मैग्मा है, लावा है, काफ़ी टेम्परेचर अंदर रहता है, तो अगर पूरी पृथ्वी जैसे न फटे, तो इसकी वजह से ज्वालामुखी के द्वारा लावा वगैरह सब निकल जाता है। लंबे समय तक शांत रहने पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? हमने कल बताया कि 3 तरह की ज्वालामुखी होती है। एक सक्रिय होती है, नंबर 2 सुसुप्त होती है, तीसरी आपकी शांत होती है। सक्रिय कौन? जिसमें उद्गार होता है। सुसुप्त कौन? जो अभी अतीत में हुआ नहीं है लेकिन इसमें हो सकता है, सो रही है। शांत न कभी हुआ है न कभी होगा। तो शांत रहने के पश्चात विस्फोट जिसमें होगा, उसको कौन सी हो जाएगी? हमारी असुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगी, ठीक है। सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके? फ्यूजियामा जापान और क्राकाटोवा आपका सुंडा, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरती के ऊपरी तल पर जो पदार्थ आता है उसे क्या बोलते हैं? इसको मैग्मा बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, लावा, ठीक है। पहले अस्त्र उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के टाइम, ठीक है। वो जो उसके निकलते हैं लावे के रूप में, उसको हम पहले अश्रु भी बोलते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहले अश्रु, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित वर्ड है, ये याद रखिएगा। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्यतः क्या क्या होता है, ठीक है। तो जलवाष्प के अलावा क्या क्या हो जाएगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका, ठीक है।
और क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा लेकिन जलवाष्प होती है। जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा आपकी जलवाष्प होती है, और बाकी ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, जिसके लिए एक वर्ड है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्रेटर तथा कोल्डरा स्थल किससे संबंधित है? तो हमने कल बताया था, जो कोपीनुमा जो बन जाता है ज्वालामुखी जहाँ से उद्गार होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जब हम ऊपर से देखते हैं तो कोल्डरा भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, जब धधकता रहता है उसको जो है, अगर पूरे सम्मिलित रूप से बोल देंगे काफ़ी दूरी एरिया को लेकर, उसको बोल देते हैं हम कल्डेरा बोल देते हैं। ओके, 21 महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है? वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये आप याद रखना। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो है प्रशांत महासागर, हमने बताया था रिंग ऑफ फायर, तो प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं पे स्थित हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व की ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, सबसे ज़्यादा जो है विश्व की जो ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं, हमने भी बताया था कि जो है प्रशांत महासागर जो पेटिका है रिंग ऑफ फायर, उसी के चारों तरफ सबसे ज़्यादा घटित होती हैं। तो ये आपको जो है याद रखना है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका एक वर्ड है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। सॉरी, ये इसका आंसर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? ये बताया था कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस किसे कहा जाता है? हमने बताया था स्ट्रोम्बली। ये सब पेट क्वेश्चन है, पूछे जब पूछ जाते हैं। एटना और स्ट्रोम्बली ये दोनों कहाँ पे हैं? ये इटली पे हैं। ठीक, एटना और स्ट्रोम्बली ये दोनों कहाँ पे? इटली पे हैं। इसको प्रशांत महासागर का आपको इसको दिया भी बोलते हैं लाइट हाउस, स्ट्रोम्बली, क्योंकि ये हमेशा जलता रहता है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन हम करा रहे थे, तो जल की मात्रा लगभग कितनी हो जाएगी आपकी? लगभग 75% जो है जल की मात्रा होती है, और बाकी जो है इसके अलावा जो बाकी सो सब और गैसें हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, बाकी ये गैसें हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो ज्वालामुखी का क्षेत्र वही परिप्रशांत जो है मेखला हमारा है, वही वाला सबसे अधिक क्षेत्र हमारा हो जाएगा परिप्रशांत मेखला। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत वो आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर हो जाएगा। धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये अमेरिका में जो है, अमेरिका में जो है धुआरों घाटी आपका ऊपर की तरफ अलास्का है, अलास्का में जो है आपकी धुआरों की घाटी पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है एक बार देख लेते हैं कि तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो इसको लिख लीजिए हवाई तुल्य, फिर आपका स्ट्रॉम्बली तुल्य, फिर है आपका वल्केनियन तुल्य, ठीक है, फिर आपका है पीलियन तुल्य। ठीक है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है तीव्रता। सबसे कम तीव्रता होती है हवाई तुल्य की, फिर स्टॉम्बली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, फिर पीलियन तुल्य। ठीक है, फिर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। तो हमने बताया था यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा, पीलियन तुल्य में। ठीक है, पीलियन तुल्य इसका आंसर हो जाएगा। पहले के बाल का संबंध किस प्रकार की ज्वालामुखी से है। तो पहले के बाल, ये क्वेश्चन है, तो ये जो है हवाई तुल्य से संबंधित वर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखी से गोभी के फूल जैसी होती है, यानी उसका जो है बनावट जो है गोभी के फूल जैसी होती है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, वल्केनियन तुल्य। इसकी गोभी के फूल जैसी इसकी बनावट होती है। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। ठीक है, तो अभी बताया था, अभी सबसे अधिक जो है विस्फोटक उद्गार किसमें होता है, वल्केनियन तुल्य में। सॉरी, सर्वाधिक जो उद्गार होता है वो किसमें होता है, ये पीलियन तुल्य में होता है। ठीक है, पीलियन तुल्य में होता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए। ठीक है, और जिनके पास जो है ऑब्जेक्टिव बुक हो लूसेंट की, तो इसको क्वेश्चन कर लें, तो उससे ज़्यादा और आपका क्लियर हो जाएगा, और थ्योरी पढ़ लें। ठीक है, और इसमें जैसे किलिमंजारो आपका अफ्रीका में होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और शांत ज्वालामुखी के क्या कौन कौन से जो है आपके एग्जाम्पल हैं, जागृत के कौन से हैं, प्रसुप्त के कौन से हैं, तो ये कई क्वेश्चन इसमें हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कवर कर पाए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉम्बली जो है जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसको जो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि देख ही रहे कि ये काफ़ी बड़ा जीएस का पार्ट है, तो इसको आपको याद भी रखना है। जो हम पढ़ाते चले जा रहे हैं इसको आपको याद रखना है। तो दोनों बुक्स ले लीजिए, लूसेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, पूरा हमें को फीडिंग करनी पड़ती है, फिर करना पड़ता है, इसलिए टाइम जो है बहुत ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है, और सही से हम जो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो जो है कि आप साथ साथ में जैसे पढ़ते चलेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और आपका जीएस जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।